स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्लासेस। आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करेंगे। ये वीडियो हमारा वन शॉट में रहेगा और हम इसमें जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट। हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। साथ ही साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या एक प्रॉपर नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो के साथ आएंगे जिसमें 20 से 25 न्यूमेरिकल अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के करेंगे, जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स को लिया है जिससे कि हमें चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि चार्ज का मतलब क्या होता है, यानी चार्ज हम किसे कहते हैं। देखिए, अगर बात की जाती है हमारे चार्ज की, तो हम चार्ज को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, हम चार्ज को एक प्रॉपर्टी मानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम मानते हैं किसी भी मैटर की, एक हम इसे प्रॉपर्टी मानते हैं किसी भी मैटर की जो प्रोड्यूस करती है, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को जो प्रोड्यूस करे। कहने का क्या मतलब है, हम इसे एक एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सपोज करो हमने कॉपर की एक वायर ली, ये हमारी कॉपर की एक वायर है, और हमने इसमें चार्ज फ्लो कराया। चार्ज हम इस समय कौन सा चार्ज फ्लो करा रहे हैं, हम फ्लो करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई का नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, यानी हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पास कराया। जब हम इलेक्ट्रॉन को इस वायर से पास कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी, एक इलेक्ट्रिक फ्लो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जब यहां से हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए दिखेंगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमें बनता हुआ दिखेगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, उसके आसपास हमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ऑल्दो ये चीज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें इस चीज को जानेंगे कि करंट एक कैसे मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। लेकिन इस समय में ये जानना जरूरी है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेगा, सपोज करो ये वायर है और इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को पास करा दिया जो आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, और यही इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक इफेक्ट को भी क्रिएट करेगा। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सिल्वर लिया और सिल्वर का हमने एक वायर लिया और हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया, और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया इस तरीके से। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक अच्छे स्पीड में होगा तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ में एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने क्या जाना, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब अगर बात की जाती है चार्ज के बारे में, तो चार्ज के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी है जो हमारे पेपर में डायरेक्ट जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, एक हमारे को दो तीन सबसे पहले इसकी यूनिट के बारे में जानना है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। देखिए, अगर चार्ज की एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट, तो चार्ज की हमें एसआई यूनिट देखने को मिलती है कूलाम्ब, यानी हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम इसे कूलाम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम्ब होती है। जिसे, और अगर हम बात की जाए हम चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, यानी एक बड़े क्यू से हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज को बड़े क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या छोटे क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी चार्ज को कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और छोटे यानी स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और हमारी एनसीईआरटी में कैपिटल क्यू से इसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। हमने यहाँ तक की चीज जानी। सबसे पहले हमने जाना चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। फिर हमने ये जाना कि जो चार्ज होता है उसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट हमें क्या देखने को मिलती है, दैट इज हमें कूलाम्ब हमें देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। देखिए,
एक चीज हमें यहाँ से, और अब हम आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, अगर चार्ज की बात की जाती है तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। और हम इसे लिखते कैसे, हम इसे लिखते हैं दैट इज कुलाम्ब। कुलाम्ब क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है। हमेशा याद रखना कि एक कुलाम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लगभग लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, एक कुलाम्ब के अंदर। क्योंकि कुलाम्ब क्या है, एक तरीके का चार्ज है, और एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये भी याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज देखने को मिलता है, कितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यहां तक की चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। देखिए, अब हम बात करते हैं, ये हमने जाना, अब हम बात करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। यानी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें चार्ज की देखने को मिलती है वो होती है दैट इज द एडिशन। यानी हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, यानी एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है कि चार्ज को ऐड किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है एल्जेब्रिक सम की तरह। एल्जेब्रिक सम की तरह कैसे, सपोज करो एक बॉडी है, इस पे चार्ज है -3 इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी है या -3 कूलाम, हम गुलाम से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि चार्ज गुलाम होता है, इसकी ऐसा यूनिट गुलाम है। इस पे है 9 गुलाम और इस पे है -4 गुलाम, या हम प्लस का ही ले लेते हैं। तो इसका, और सपोज करो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे -3, दैट इज माइनस का 3, +9 और +4। हमारा क्या आंसर आएगा, -3 और दैट इज आपका +13। और हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज प्लस का 10 कूलाम हमारा आंसर आएगा। मतलब आप चार्ज को ऐड कर सकते हो, चार्ज को एक एल्जेब्रिक सम की तरह ऐड किया जा सकता है। वही बात इन्होंने यहां पर बोली है कि चार्ज को ऐड किया जा सकता है एक एल्जेब्रिक सम की तरह। और यही आपकी पहली प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात की जाती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। अब ये चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब है, मतलब क्या है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता, नाइदर बी क्रिएटेड, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, डिस्ट्रॉय किया जा सकता, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमें किसकी देखने को मिलती है, चार्ज की देखने को मिलती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, कि चार्ज को कैसे ऐड करें। सेकंड है चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज वैल्यू, जो चार्ज की जो वैल्यू है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कहने का क्या मतलब है, देखिए, कहने का मतलब यह है कि चार्ज की, एक चार्ज की वैल्यू, जो भी चार्ज की एक वैल्यू होती है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। चाहे चार्ज 1 किलोमीटर प्रति घंटे की मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले, या 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चार्ज की वैल्यू है उस पर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चार्ज की क्या क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी कि चार्ज का एक एल्जेब्रिक सम हम निकाल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व, यानी चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। और लास्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी के। तो हमने यहाँ पे चार्ज की 3 प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश की है। अब हमें जानना है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, चार्ज को अगर हम बात करें तो हम यहाँ से एक अलग स्क्रीन ले लेते हैं क्योंकि हमें चीज़ों को रिवाइज भी करना है। देखिए, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू का एक फॉर्मूला होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब ये क्यू क्या है, क्यू है आपका टोटल चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज। एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है हमारा, ई है हमारा दैट इज, देखिए ई क्या है हमारा, ई है हमारा दैट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ई की वैल्यू तो हमें पता भी है कि ई की वैल्यू जो रहती है वो रहती है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले को देख के, और इस फॉर्मूले से हम एक चीज डिराइव कर लेंगे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसे आप अगर एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमें ये बात पता है कि एक कूलाम में लगभग लगभग 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे निकलेगा, देखिए डेरिवेशन हम निकालते हैं इसका। आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। अब सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आपको ये नहीं पता इसमें क्या इसका, आपको आंसर तो पता है कि भाई 6 इंटू 10 की पावर 18 है, क्योंकि एक कूलाम में हमें 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसे निकाला कैसे जाए, देखो सिंपल है। आपने आंसर लिखा यहाँ पे, आपको पता है कि Q जो होता है वो Ne के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे Q की बात की जाए तो इन्होंने Q दे रखा है 1 कूलाम, तो हम इसे पेन का कलर यहाँ चेंज करते हैं। हमें Q यहाँ पे क्या दे रखा है 1 कूलाम, तो मैंने लिखा 1 कूलाम। एन हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मुझे नहीं पता। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एन हमें निकालना है, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। ठीक है, आगे जाके जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, जो लगभग लगभग यही वैल्यू है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हमें पता है कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और हमें ये कैसे निकाला जा सकता है, ये इसकी डेरिवेशन है इस फॉर्मूले से, दैट इज Q इजिकल टू एन ई। और Q इजिकल टू एन ई हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि Q क्या है, N क्या है और E क्या है। हम इससे अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है रिवीजन की। देखिए रिवीजन इज हम रिवीजन से ही हम सक्सेस को ले सकते हैं, राइट। तो हम एक बार इसे रिवाइज करके देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, राइट, कि अभी तक हमने क्या क्या इसके बारे में जाना, और क्या चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रॉन है, सबके बारे में हम यहाँ पे अब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक दूसरा स्क्रीन लेते हैं तो चीज़ों हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखिए हमने अपने लेक्चर को स्टार्ट करा चार्ज से। चार्ज की बात की जाती है, प्रॉपर्टी थी एक तरीके की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी थी, मैटर की, विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रही थी वो, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। और हमने यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लिया था, कॉपर वायर का, कि कॉपर वायर से कैसे इलेक्ट्रॉन पास हुए और कैसे हमें एक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिली, और उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है। फिर हमने ये जाना कि चार्ज की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट, हमने क्या जानी इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट दैट इज आपकी कूलाम। इसकी एसआई यूनिट हमें क्या देखने को मिली, एसआई यूनिट हमें कूलाम देखने को मिली। ठीक है, फिर हमने क्या जाना, फिर हमने जाना दैट इज कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने क्या जाना, फिर हमने ये जाना कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज, यानी इतना चार्ज इतना प्रेजेंट रहता है। इसका हमने डेरिवेशन भी देखा, राइट, इसका हमने डेरिवेशन भी देखा। फिर हमने क्या जाना, फिर हमने ये जाना कि अगर बात की जाती है तो इसकी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी एडिशन की, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी का, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। और तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या जानी थी, तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि अगर चार्ज की बात की जाती है तो चार्ज हमें कैसा देखने को मिलता है, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता, नॉट बी क्रिएटेड, और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये प्रॉपर्टी हमने जानी। हमें चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जानना है और हमारा चार्ज एक पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर चार्ज पे से अब से कोई क्वेश्चन आ गया
तो आप उसे इतना कंटेंट पढ़ के आराम से उसका आंसर दे सकते हो। एक चीज हमें और चार्ज के बारे में जाननी है, दैट इज कि एक मिली एम्पियर या एक मिली कुलाम क्या होता है, माइक्रो कुलाम क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना। देखिए, अगर बात की जाती है एक मिली एम्पियर के बारे में, चलिए हम इसे आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने करंट अभी नहीं पढ़ा, तो हम इसे तभी देखेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज आपको चार्ज के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीजें अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, हम चलते हैं कि हमें ये जानना है कि सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, और हमारा तीसरी चीज यानी हमें कंडक्टर सेमीकंडक्टर क्या है और हमारे इंसुलेटर्स क्या हैं। देखिए, अगर बात की जाती है, सबसे पहले हम जानते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या है? देखिए, कंडक्टर की अगर बात की जाती है, ये वो सब्सटेंस होते हैं थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत आसानी से हो सके, यानी कोई रुकावट इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ना आए, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज करो आपने वायर लिया कॉपर का और इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो कराया, और इलेक्ट्रॉन इसमें से बहुत तेजी में आगे निकल गए, यानी बहुत जल्दी में चले गए, उसे कंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें कंडक्टर का नाम दिया जाता है। अब कंडक्टर के बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है आपकी सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है, यानी उसकी क्षमता इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की लाई करती है, लाई बिटवीन किसके बीच में वो आती है, यानी वो कंडक्टर से तो थोड़े, ये कहा जा सकता है थोड़े कंडक्टर से थोड़े बेकार होते हैं, लेकिन इंसुलेटर से थोड़े अच्छे होते हैं। मतलब कंडक्टिविटी उनकी, यानी वो कंडक्टर से तो थोड़े बेकार रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, लेकिन इंसुलेटर से वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। सो तीसरा अब हमें जानना है इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन फ्लो अनेबल टू टेक प्लेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, वुड, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह या इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मूव हो सके। जैसे कॉपर का वायर हुआ, इसी वजह से कॉपर के वायर को हमारे घर में भी तार में इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे घर में वायर होती है उसमें कॉपर प्रेजेंट होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर सके। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड। और लास्ट है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, जैसे कि आपका वुड। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। हमने अभी तक चार्ज को कंप्लीट करा, हमने अभी तक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को कंप्लीट करा, और हमने इतना पढ़ लिया कि इससे बाहर क्वेश्चन जाने की बहुत कम चांसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टर करंट की एसआई यूनिट क्या है, करंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा करंट है क्या। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि कितना चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, पर यूनिट टाइम, कि कितना चार्ज कितने समय में एक वायर से पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। जैसे आपने कॉपर वायर ली, आपकी कॉपर वायर है, ठीक है, और इसमें से कितना चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन कितने समय में पास हो रहे हैं, यानी कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन इस पूरी वायर से पास हो रहे हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। सो
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने समय में, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगर बात की जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय साइन आई से। आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका एक साइन होता है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर बात की जाती है कि इसकी एक यूनिट होती है, यानी हम इसे एक्सप्रेस कर कैसे करेंगे, तो इसे एक्सप्रेस करा जाता है एम्पियर में, एक्सप्रेस इन एम्पियर, यानी एम्पियर जिसकी स्पेलिंग है दैट इज AMPERE एम्पियर, या हम इसे कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी बात की जाती है फॉर्मूले की, अगर इसकी फॉर्मूले की बात की जाए यानी आई की बात की जाती है, तो आई यानी करंट जो होता है, हमने अभी पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या फॉर्मूला, चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से, पर यूनिट टाइम, कितने समय में। ये एक इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से पास हुआ, या इलेक्ट्रिक चार्ज इस वायर से पास हुआ, उसे करंट कहा जाता है। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे एम्पियर में मीजर किया जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी, यानी कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हो गया, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट यहां पर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए बात की जाती है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर हम किसे कहते हैं? 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि आपने इसकी वैल्यू 1 रख दी, तो आपने अगर आई की वैल्यू 1 रखी है तो क्यू की भी आपकी वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, यानी 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पियर का क्या मतलब है, 1 एम्पियर का मतलब कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, फ्लो इन 1 सेकेंड, then the current is then the current is then the current is 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट होता है कि जब 1 कूलाम ऑफ चार्ज को हम 1 सेकेंड के अंदर पास कर दें, उसे हम 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है। देखिए एक चीज हमें यहाँ पे और अच्छी तरीके से जाननी पड़ेगी कि एम्पियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए एम्पियर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें, ये नाम एक फ्रेंच साइंटिस्ट से निकला है, एम्पियर एक नाम फ्रेंच साइंटिस्ट से निकला है, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था दैट इज आपका एंड्री मैरी एम्पियर। वहीं से ये नाम निकल के आया दैट इज एम्पियर। सो हमने अभी तक क्या जाना, हमने जाना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, आई से रिप्रेजेंट किया जाता था, और इसे मेजर एम्पियर में किया जाता है। जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। 1 एम्पियर की हमने बात करी तो उसमें हमने जाना 1 कूलाम ऑफ चार्ज अगर फ्लो हो जाए 1 सेकेंड में, तो हम उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। हमने ये जाना कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, यानी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इसे एम्पियर कहाँ से निकल के आया, एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर, और वहीं से हमें एम्पियर देखने को मिलता है। अब कुछ क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक आती है आपकी एक मिली एम्पियर, एक आपको देखने को मिलता है 1 मिली एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर की बात की जाती है, 1 मिली एम्पियर होता है दैट इज 10⁻³ या हम इसे 1 MA भी बोल देते हैं, यानी मिली एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर की बात की जाती है, अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात की जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, यानी 10⁻⁶, 10⁻⁶, या हम इसे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइक्रो, माइक्रो को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। याद हमेशा ये भी रखना कि अगर आपको करंट को मीजर करना है, करंट को अगर आपको मीजर करना है तो करंट को मीजर किया जा सकता है, करंट इज मीजर किया जा सकता है किससे, बाय द हेल्प ऑफ द एमीटर। करंट को एमीटर की मदद से मीजर किया जा सकता है, जो हमेशा सीरीज में लगता है। अब ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है, मेन हमें फोकस ये करना है कि करंट क्या था। तो देखिए अगर हम रिवाइज इसे करें, अगर हम इसे दोबारा रिवाइज करके देखें, तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी इलेक्ट्रिक करंट से। और इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हमने इसे रिप्रेजेंट करा था आई से, और आई क्या होता था हमारा, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, हमारा चार्ज है, और टाइम हमारा क्या, टी क्या है, दैट इज हमारा टाइम है। ठीक है। फिर हमने ये जाना कि इसे मीजर कैसे किया जाता है, मीजर किया जाता है एम्पियर में।
दैट इज एम्पियर। एम्पियर नाम कहाँ से निकल के आया हमने वो भी जाना, और एक एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पास इन 1 यूनिट सेकेंड, दैट इज सेकेंड। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट निकाला जाएगा तो टाइम को आप सेकंड में ही लोगे, टाइम को सेकंड में ही लिया जाता है। ऑल्दो ये चीज़ अभी आपको क्लियर होगी, अभी हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे तो आपकी चीज़ उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे चले थे, न्यूमेरिकल हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे, तभी हमें चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि या एक करंट है 0.5 एम्पियर का, वो एक फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब से पास होता है 10 मिनट के लिए। हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें एम्पियर यानी करंट दे रखा है, आई हमें दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है यानी टी हमें दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू पूछा है। अब हमें अगर फॉर्मूला याद है, अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, सिंपल आंसर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट। आई क्या दे रखा है, आई हमारा 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू क्यू हमें नहीं पता, और टाइम हमारा 10 मिनट। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि टाइम जब भी दिया जाता है तो टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। और 1 मिनट को अगर आपको सेकंड में बदलना है तो आप उसकी 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1 मिनट को अगर आपको सेकंड में बदलना है तो आप उसकी 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 0.5 एम्पियर अपॉन इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 इंटू 60, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में चाहिए। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा तो ये होगा आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60। पॉइंट हटा यहाँ से और नीचे आ गई जीरो, जीरो से जीरो कटा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 300। यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 300 आया, और 300 क्या होगा, कुलाम होगा, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को कुलाम में मेजर करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ईजी है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि अगर बात इसकी की जाती है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमने ये जाना था कि एम्पियर, इसे मेजर कैसे किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। फिर इसके लिए एक डिवाइस था एमीटर, जिसे हम सीरीज में अप्लाई करते थे, जिसे हम सीरीज में अप्लाई करते थे मीजर करने के लिए, किसको, करंट को। अब हम आगे चलते हैं और हमने फॉर्मूला, हमने ये क्वेश्चन भी करके देखा, जिससे कि हमें और अच्छी तरीके से क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में यहाँ पे पढ़ते हुए चल रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो हम उसका आंसर अच्छी तरीके दे सकें। ठीक है, अब हम जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इतने कंफ्यूज इस टॉपिक में होते हैं, लेकिन बहुत इजी है। कंपैरेटिवली देखें तो बहुत इजी हमें देखने को मिलता है। देखिए इसके लिए हमें एक सर्किट का डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और उससे हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्किट का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, ये बल्ब का ही हम डायग्राम लेके चलते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाने की कोशिश करी। हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, और इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और हमने यहाँ पे एक की लगाई जाती है, प्लग की हम इसे बोलते हैं। हमने यहाँ पे ए लगाया, एमीटर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करेगा। और ये हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, ये हमारा आई यानी करंट हमारा पास हो रहा है इस तरीके से। और ये हमारा इस तरीके से चल रहा है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी बैटरी है। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आप कभी, आप एक चीज़ देखना कि आप एक वायर लेना, आप उसमें एक बल्ब को लगाना और ऐसे छोड़ देना, बस ऐसे, ना तो आपने इसमें कोई बैटरी लगाई, कुछ नहीं लगाया, तो होगा क्या, ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बैटरी लगाई है तो आपका बल्ब आराम से ग्लो कर सकता है। क्यों, अगर बैटरी की बात की जाती है, ये एक तरीके की एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, पहली बात। ये पहली बात है कि एक ये बैटरी क्या है, एक एक आपको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। दूसरी बात, ये बैटरी अगर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराएगी तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और हमने एक चीज पढ़ी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट था। तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, लेकिन वो स्पीड जब कैच करेंगे, स्पीड जब वो पकड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और ये कौन काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है। मतलब बैटरी लगाने के बाद में एक एक्सटर्नल एनर्जी बनी, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तीसरी बात, होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होना इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, यहाँ कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, यहाँ से वो चलते चलते गए और यहाँ पे आ गए, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस तरीके से,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ पे इस वाले एरिया पे। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी अपने अंदर एक रिएक्शन करती है जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और इस रिएक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो में लाती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्रिएट होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गए, और एक डिफरेंस यानी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इनके बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन है बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करते हैं, और उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। देखिए होता क्या है, हमने यहाँ पर बैटरी लगाई, उससे एक्सटर्नल एनर्जी हमने प्रोवाइड कराई, एक्सटर्नल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे थे, यहाँ पे धीरे धीरे यानी इस वाले पे अगर हम पेन यहाँ का चेंज करें तो लगभग लगभग इस वाले एरिया पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक डिफरेंस बनता है, और ये जो बैटरी होती है इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होके ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजती है, और इस डिफरेंस की वजह से हमारा जो बल्ब है या हमारा जो अप्लायंस है वो ग्लो कर सकता है, वो चल सकता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है या हमारा जो एक अप्लायंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, और वहां जो बैटरी प्रेजेंट है उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या कराएगी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, एक डिफरेंस क्रिएट होगा, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है। क्वेश्चन ये आ रखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द बैटरी इन द पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन कराता है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने अंदर से फ्लो हो पाते हैं, यानी इस सर्किट के अंदर से। अब एक बात मैं करूं तो एक बात यहाँ पे हमें एक और समझनी पड़ेगी कि अगर बात की जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की तो इसे V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे V से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, अगर V की बात की जाती है तो V का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना वर्क डन, कितना हमें वर्क डन लग रहा है एक चार्ज को फ्लो करने में, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज दैट इज Q इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कि कितना आप खुद देखिए अगर हम फिगर में देखें कि हमें कितना वर्क डन लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, चाहे हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे हम एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी जो हमें लग रही है एक चार्ज को फ्लो करने में, उसे बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और V क्या होता है, वर्क डन, कितना वर्क हमें लग रहा है चार्ज को फ्लो करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, एक चीज हमें और यहाँ पे समझनी है, देखिए V क्या था, V है आपका W/Q, यानी कितना वर्क डन हमें लग रहा है इस चार्ज को फ्लो करने में एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, अब हमें एक चीज यहाँ पे जाननी पड़ेगी कि अगर हम बात करें एक घर की यानी होम की, आपने सुना होगा कि एक घर में 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट जूल का एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एक चार्ज को फ्लो करने में, यानी एक चार्ज इतनी जूल से मूव करता है, एक इतनी स्पीड से मूव करता है, जो 220 वोल्ट उसकी एनर्जी रहती है, तभी एक इलेक्ट्रॉन इतनी तेज फ्लो करेगा कि वो एक क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिसिटी बना लेता है। सो हमने ये जाना कि जो हमारे घर में हमें कितनी वोल्टेज देखने को मिलती है, 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में जो एनर्जी आ रही है टोटल, वो 220 वोल्ट की आ रही है एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतनी तेज स्पीड से भागता है एक इलेक्ट्रिक वायर के अंदर, और जिस वजह से हमारे घर में अप्लायंस चल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने अभी देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस एक एनर्जी ही तो प्रोवाइड करा रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे हैं। और हमने यहाँ पे ये जाना कि 220 वोल्ट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जिस वजह से एनर्जी मिलती है और ये आराम से फ्लो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ अब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। देखिए अभी यहाँ पे हमें एक दो चीज़ें और पढ़नी है। सबसे पहले हमें जानना है कि एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आपको वोल्ट देखने को मिलती है। ये एक पर्सन था, एक साइंटिस्ट थे जो इटालियन इटालियन फिजिसिस्ट थे, ये जो इटालियन के यानी फिजिक्स जानते थे ये, और उन्हीं के नाम पे इसको ये हमें देखने को मिला वोल्ट। अगर बात की जाती है, अगर हम वोल्ट की ही बात करें तो इसे वोल्ट को किस में मेजर किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जूल में। वोल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है जूल में।
इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, जूल में, या जूल में ना कह के हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्ट में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, जूल में ना कह के हम इसे वोल्ट में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जूल में तो हम अपने वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे। या ऐसा यूनिट क्या उसकी होती है, इसकी वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अगर हमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम उसमें से 1 जूल वर्क डन कराएंगे। 1 जूल वर्क डन चाहिए हमें 1 कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए। यानी 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट को अगर डिफाइन की जाती है तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क या एनर्जी, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, या 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम। 1 कूलाम को मूव करने के लिए, 1 कूलाम को मूव करने के लिए जो हमें एनर्जी, 1 कूलाम को मूव करने के लिए हमें 1 जूल की एनर्जी चाहिए होती है, उसे ही हम 1 वोल्ट बोलते हैं। सो अब फिर से टाइम हमारा रिवीजन का, हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी। हमने जाना कि इसमें क्या है, हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बनता है, और इसी डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है काम करता है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, और इसे वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी क्या है, कितना वर्क डन, कितना जूल, कितनी एनर्जी हमें लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, यानी 1 कूलाम ऑफ चार्ज को फ्लो करने में। ये हमारा क्या था, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नोन एज अ वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसे पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में इसे लगाया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई हैं, अगर हम इतनी चीज़ समझ पा रहे हैं, तो ये अब टाइम है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। और हमसे अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो हम ये समझ जाएंगे कि हमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका। इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन, एक हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये लिखो कि आपको गिवन क्या है। सो गिवन है हमें, दैट इज हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, दैट इज हमें वी दे रखा है 12। हमें यहाँ पे और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्यू दैट इज 2, हमें यहाँ पे दे रखा है, और हमें वर्क डन बताना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, v की वैल्यू क्या है 12 है, और q की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 2। ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू, और ये आपका 24 जूल आपका आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्क को जूल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, बिलीव मी, आपका एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं अपने एक नए क्वेश्चन के बारे में, दैट इज द, हमें अब पढ़ना है कि हमारा इलेक्ट्रिक एक डायग्राम हमें समझना पड़ेगा, जो हमारा सर्किट डायग्राम जिसे हम बोलते हैं। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी की मैं आपको एक लाइन समझाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी एक बात कहती है कि एक कन्वेंशन है जिसमें हमने चार्ज को पॉजिटिव माना है या करंट को पॉजिटिव माना। फर्स्ट पेज पे चीज दे रखी है, करंट को हमने पॉजिटिव माना है। ऐसा क्यों, देखिए होता क्या था, पहले के जमाने में हर चीज को ये माना जाता था कि गॉड क्रिएटेड है, यानी भगवान की बनाई हुई चीज है, और गॉड क्रिएटेड को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, यानी भगवान की बनाई हुई चीज को हम नेगेटिव नहीं कह सकते। ऐसी कन्वेंशन उस समय थी, इसलिए आपकी बुक्स में, मोस्टली बुक्स में चार्ज को पॉजिटिव माना जाता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दैट इज चार्ज एक पॉजिटिव चीज थिंग है कन्वेंशन में, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज हम नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए उसे वहां पे पॉजिटिव दिखाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीजें, यानी हमने अभी तक चार्ज पढ़ा है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, और तीनों चीज आपको मेरे को लगता है क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम की, सर्किट डायग्राम क्या है। अब हम सर्किट डायग्राम को पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और जानेंगे कि सर्किट डायग्राम है क्या चीज। देखिए, हमें एक तरीके का यहाँ पे एक डायग्राम जानना है, एक सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखिए, अगर आपको एक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे इस तरीके का, यानी ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अगर वहीं बात की जाती है आपकी एक बैटरी की, या आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिखाना, तो आप इस वाले डायग्राम को रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको एक की को ओपन दिखाना है, यानी इस तरीके से ओपन की, तो आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अगर आपको एक क्लोज्ड की दिखानी है तो आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। हमेशा इस बात को याद रखना कि क्लोज्ड की के
अंदर से करंट फ्लो किया जा सकता है, ओपन की में करंट फ्लो नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर वायर के जॉइंट की बात की जाती है तो वायर के जॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से। और अगर दो वायर ऊपर से क्रॉस कर रही हैं तो उसे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, रेसिस्टेंस क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगर आपको एक रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करना है वो क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको एमीटर जो कि सीरीज में लगाया जाता है और जो कि करंट को मेजर करने में काम आता है वो आप इस तरीके से लगाओगे। और वोल्ट मीटर आप उसे इस तरीके से लगाओगे जिसे वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, राइट। तो ये एक आपका एक सर्किट डायग्राम है जो कि बहुत बार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि सर्किट डायग्राम में आप ये बताइए कि एक वायर जॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या आप ये बताइए कि एक तरीके से हम जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस इसमें से लगातार पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज जिसका नाम है हमारा ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ होता क्या है, देखिए। ओम्स लॉ कहता क्या है उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। अगर ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में से, करंट फ्लो बाय द कंडक्टर, जो हमारा करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ये चीज हमें अच्छी तरीके से याद रखनी है, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट भी फ्लो होगा। इस रिलेशन को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और हमें ये बात पता भी है कि अगर हम वोल्ट वी को देखें, वी क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन चार्ज, राइट। कि हमें कितना वर्क डन चाहिए, जितना ज्यादा हम वर्क डन करेंगे या जितना ज्यादा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट आसानी से फ्लो भी कर सकता है, राइट। यस। अगर इसकी बात की जाती है, एक चीज हमें यहाँ पे और समझनी पड़ेगी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, अगर हम यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करें कि हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है कि वोल्ट में यानी कितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अगर यहाँ पे ग्राफ बनाएं, तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो इसके बीच में सीधी लाइन देखने को मिलती है। यानी अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं तो हमें ऐसी लाइन जाती हुई दिखती है, इस तरीके से। वो वहीं अगर ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हमारा क्या है, करंट है, जो इसी बात को रिप्रेजेंट करती है कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या है, बढ़ता जाता है। सो ये बात ही हमने यहाँ पे जानी कि अगर हम बात करें वी की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वी की, तो वी क्या था हमारा, वी था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, कि जितना ज़्यादा वी होगा उतना ही ज़्यादा हमारा आई होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि वी जो है आई आर होता है। आर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा कांस्टेंट है। और आर को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे आर को हम रेसिस्टेंस मानते हैं। आर को हमने यहाँ पे क्या माना है, आर को हमने यहाँ पर रेसिस्टेंस माना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और हमने यहाँ पे आर लगा दिया जो कि हमारा क्या माना जाएगा, रेसिस्टेंस माना जाएगा। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक तरीके का अपोजिशन होता है, कि अपोजिशन इन द पाथ ऑफ मूविंग करंट, इन द पाथ ऑफ मूविंग करंट। सपोज करो इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और बीच में आपने क्या करा, उस वायर को काट दिया, या बीच में से वायर में इसमें आपने कट लगा दिए, तो यहाँ से यहाँ जो चार्ज, यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी वो बहुत मुश्किल से करेगी। और ये जो आपने बीच में कट लगाया इसे ही हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। यानी आपने एक अपोजिशन करा है, आपने रोका है करंट के फ्लो को, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। अगर रेसिस्टेंस की बात की जाती है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। और अगर आपको यहाँ से R निकालना है तो R होता है V अपॉन आई। R को हम रिप्रेजेंट करते हैं V अपॉन आई से। ये चीज भी हमें हमेशा याद होनी चाहिए। अगर रेसिस्टेंस की बात की जाती है तो रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो है आपका ओम, दैट इज ओम। और रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ग्रीक लेटर से किया जाता है, इस लेटर से जिसे हम ओमेगा बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। हमने क्या जाना, हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा करंट उसके पास से फ्लो करेगा, यानी उसके अंदर से फ्लो करेगा। हमने यहाँ से कांस्टेंट का साइन हटाया तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। और आर हमारा क्या था, आर हमारा रेसिस्टेंस था, कि जितना जितना रेसिस्टेंस क्या होता है, एक अपोजिशन होता है करंट के फ्लो में, ठीक है।
फिर हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने यहाँ पे ये जाना कि अगर यहाँ पे बात करें कि पर्टिकुलरली आर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला और आर की हमने ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ा। ओके, हमने फिर ये जाना कि आर क्या होता है, आर की ऐसा यूनिट है ओम है, और आर को रिप्रेजेंट करा जाता है एक साइन से जिसे हम बोलते हैं ओमेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए होता क्या है। एक चीज हमें यहाँ से और जाननी पड़ेगी कि जो हमारी आर है, ये जो हमारा आर है, ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कि लेंथ क्या है कंडक्टर की, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी जिस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, इस पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा, कि उसका एरिया कितना है कंडक्टर का, एरिया ऑफ कंडक्टर। तीसरा, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करा गया है वायर बनाते हुए, मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल क्या इस्तेमाल करा गया है वायर को बनाने में। और फोर्थ, आपका टेम्परेचर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या किन चीज़ों पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला, लेंथ क्या है कंडक्टर की, उसका एरिया क्या है, उसका मटेरियल क्या है, और साथ ही साथ में फिर उसका ये भी पूछा जाता है उसका टेम्परेचर क्या है। इन चारों चीज़ों पे बहुत बार इससे क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया है कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड हमें देखने को मिलता है। देखिए अब बात की जाती है, हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब एक कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर ये जानी है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम उसका रेसिस्टेंस होगा। मतलब एक वायर इतनी सी है और एक वायर इतनी है, रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसका एरिया बहुत कम है, यानी इसमें इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें रेसिस्टेंस कम होगा। अगर आप इसे एक मानो और अगर आप इसे दो मानो तो ये आएगा दैट इज आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये एरिया के। मैंने यहाँ से ये इन्वर्सली का साइन हटाया और मैंने यहाँ लगा दिया दैट इज रो, एल अपॉन ही। ये क्या है, ये आपका रो है, ये आपका रो है। इस रो को नाम दिया जाता है रेसिस्टिविटी का, इस रो को नाम दिया जाता है रेसिस्टिविटी। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर की बात की जाती है, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पर। अगर लेंथ किसी कंडक्टर की बहुत ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस भी उतना ही होगा। अगर किसी का एरिया बहुत कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और किसी का एरिया बहुत ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हमने अब ये बात करते हैं ये रो क्या होता है। रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी। अगर रो की बात की जाती है, रो का होता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का क्या मतलब है, रेसिस्टिविटी का मतलब होता है कि एक एक कंडक्टर की दैट इज द कैपेसिटी ऑफ रेसिस्टेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। एक रेसिस्टेंस की क्षमता कि वो अपोज कर पाएगा करंट के फ्लो को या नहीं कर पाएगा, उसे रेसिस्टिविटी बोला जाता है, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसे कहा जाता है ओम मीटर। ओम किसकी थी, ओम रेसिस्टेंस की थी, ओम मीटर किसकी है, रेसिस्टिविटी की है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज और अच्छे तरीके से पढ़नी है कि अगर बात की जाती है कंडक्टर की, अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। अगर हम यहाँ बात करें तो जो कंडक्टर होते हैं, जो हमारे कंडक्टर होते हैं, उनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। यानी उनके रेसिस्टेंस को करंट रोकने की क्षमता उनकी बहुत कम होती है। वहीं अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी देखने को मिलती है, लगभग 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 तक। ये बात ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी का मतलब होता है करंट को रोकने की क्षमता। और रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी दैट इज हम इसे ओम मीटर से कहते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट हमने यहाँ पे जानने को मिली दैट इज रो। और हमने ये जाना कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी रेसिस्टेंस की करंट रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। वहीं अगर बात की जाती है
इंसुलेटर्स की उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। और यहाँ इसी के साथ हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक ओम्स लॉ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है। लेकिन उससे पहले हमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे जाननी पड़ेंगी और हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि हमारी तैयारी ट्रैक पर है या हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। एक चीज़ आपको और जाननी है, देखिए हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे। एक चीज़ आपको और जाननी है, जो हमारे एलॉय होते हैं, जो हमारे एलॉय की अगर बात की जाती है, एलॉय जो होते हैं पर्टिकुलरली, अगर हम एलॉय की बात करें, ये एलॉय बहुत हाई हीट पे भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। एलॉय जो है बहुत हाई हीट पर एग्जिस्ट कर जाते हैं, इसलिए इन्हें हीटिंग डिवाइस में लगाया जाता है। हीटिंग डिवाइस में इन्हें लगाया जाता है। कुछ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा टंगस्टन का। टंगस्टन की बात की जाती है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को आराम से झेल जाता है, तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। देखो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है, ये कई बार आपका इससे क्वेश्चन बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द बल्ब, तो इसका नाम एग्जांपल है टंगस्टन। इसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने बल्ब में, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को आराम से एग्जिस्ट कर जाता है हाई टेम्परेचर में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको एक ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार हम उसे रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इसी पेज पे हम रिवाइज कर लेते हैं उसे, क्योंकि फिर हमें और इजी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हमने अपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पर्टिकुलरली रेसिस्टेंस क्या होता है। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, राइट, कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में था कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हमें करंट देखने को मिलेगा। हमने इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आर लगाया, और आर हमारा था रेसिस्टेंस। आर को हम कह सकते थे वी अपॉन आई। आर को हम रिप्रेजेंट करते थे ओम से, और आर के हम मतलब ऐसा यूनिट ओम थी और हम इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर हमने ये जाना कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, फिर हमने क्या जाना, फिर हमने ये जाना कि अगर आर की ही बात की जाती है, अगर हम यहाँ पे आर की बात करें तो आर क्या था हमारा, यदि हम अगर यहाँ पे आर की बात करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये जाना था, या दैट इज हमने यहाँ पे ये जाना कि जब ये अगर ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिला, तो हम अब ये देखेंगे कि हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दे कि यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाए, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने आर कर दिया रो एल अपॉन ए। रो क्या था हमारा, रो था हमारा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या थी, दैट इज हमारी थी ये, दैट इज ये हमारी ओम मीटर में से कहते थे, ओम मीटर। और ये इससे इसकी ऐसा यूनिट रो थी, दैट इज रो। कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी करंट रोकने की क्षमता, वहीं इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर हमें टंगस्टन के बारे में पढ़ा, ये हमें इलेक्ट्रिक बल्ब में देखने को मिलता है। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस हमें ये बताएंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, राइट, हमारी तैयारी हमें यहाँ पे कैसी देखने को मिल रही है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला है यहाँ पे कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हम यहाँ पे पेन का कलर चेंज करेंगे। देखिए हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट ड्रो फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। हमें V दे रखा है, क्या V हमें यहाँ पे दे रखा है 220। रेसिस्टेंस दे रखा है 1200 ओमेगा या 1200 ओम हमें यहाँ पे दे रखा है। हमसे पहली चीज क्या पूछी, करंट पूछा है, यानी आई हमसे पूछा है, यानी हमें यहाँ पे बताना है सबसे पहले आई। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा है करंट, दूसरी कंडीशन दे रखी है, यानी हमें यहाँ पे करंट ही बताना है, राइट। देखिए करंट का हमें क्या पता है, हमें पता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, और वी क्या था हमारा, दैट इज सॉरी वी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, और वी क्या था हमारा आई आर था। इस फॉर्मूले से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला पहला हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, ए वाला। हम यहाँ पे ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है वी 220 और हमें यहाँ पे आर दे रखा है 1200। ठीक है, सो 220 इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, 220 अपॉन हमें आर यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा आर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 1200 हमें यहाँ पे दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, हमें आई यहाँ पर निकालना है। जीरो से हमारा जीरो गया, ठीक, ओके। यहाँ पे 11 आया और यहाँ पे आया आपका 60। आप जब इसे डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। यानी ए वाला पार्ट का हमारा आंसर क्या है, 0.18। अब बी वाला पार्ट लेते हैं। बी में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है V220
और हमारे को रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। ठीक है, हमें फिर यहाँ क्या बताना, आई बताना है। फॉर्मूला पता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। वी है 220, रेसिस्टेंस है 100 और हमें आई बताना है। जीरो से हमारा जीरो कटा, हमारा आंसर आ गया 2.2 एम्पियर। क्या कितना इजी क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू आई आर से पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। और न्यूमेरिकल को देखिए हमने 1 मिनट में उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगले क्वेश्चन से हम चीजों को समझेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका एक एनसीईआरटी एग्जांपल है। इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60, यानी v हमें 60 दे रखा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है व्हेन इट ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, यानी आई हमें दे रखा 4 एम्पियर। इन्होंने पूछा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें कहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो जाए तो उसमें क्या करंट देखने को मिलेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, v इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन को संभाल लेगा। देखिए कैसे, हमें यहाँ पे पता है कि हमें यहाँ पे निकालना है आई, और अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ तो मुझे पहले आर चाहिए, क्योंकि अगर आर निकल गया तो आई मेरा आराम से निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर, इस वैल्यू का इस्तेमाल करके आप पहले आर को निकालिए। तो v इज इक्वल टू आई आर, वी है 60, आई है 4 और आर हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो हमने जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 15 जा, तो आर आपका आएगा 15 ओम। ठीक है, आर हमारा क्या आया है, 15 ओम आया है। अब इस 15 ओम की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो v इज इक्वल टू आई आर है, v है आपका 120 और r है आपका कितना 15 इज इक्वल टू आई। आप जब इसे काटोगे तो ये सीधा सीधा 8 से कटेगा, तो आई हमारा क्या आ जाएगा, 8 एम्पियर आ जाएगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चीज़ों को समझेंगे और अच्छी तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल बच्चों के लिए हो सकता है, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा मटेरियल है वायर का, जो कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आखिरी में करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी सीरीज हमें अपनी पढ़नी पड़ेगी। हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें हमें दिया है, जस्ट अ मिनट, क्या, अब वायर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है, और इसका रेसिस्टेंस दे रखा 4 ओम। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ अ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल अपॉन 2 है, एरिया आपका क्या है 2 है। देखिए हमें दे क्या यहाँ पे रखा है, पहले हम ये देखते हैं। हमें ये दे रखा है, आंसर की बात करूं कि फर्स्ट वायर के लिए आर क्या है हमारा 4 ओम है। ठीक है, हम वहीं अगर मैं बात करूं तो आर हमें ये दे रखा है और हमें एरिया क्या दे रखा है ए, और लेंथ हमें दे रखी है एल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें और हमें सेकंड वायर के बारे में क्या बताना है, सेकंड वायर के बारे में बताना है रेसिस्टेंस क्या होगा अगर लेंथ है उसकी एल अपॉन 2 और एरिया क्या है दैट इज 2a। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आपको अगर याद आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा कि देखिए आर तो हमने पढ़ा था रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। ठीक है, आर मेरे को यहाँ क्या दे रखा, आर इन्होंने मुझे दे रखा 4। ठीक है, और रो एल अपॉन ए मेरी यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलती है, तो मतलब रो एल अपॉन ए की वैल्यू मेरे को क्या देखने को मिल गई, यहाँ पे 4 देखने को मिल गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ भी क्या बताना है, सेम आर ही बताना है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पर देखूं तो मुझे एक चीज यहाँ पर पता चल गई कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एक चीज यहाँ पता है कि रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, लेकिन मैं पहले सारी वैल्यू यहाँ रखूंगा, एल रो एल क्या है हमारा एल अपॉन 2 और एरिया क्या है हमारा 2a। ठीक है, आर इज इक्वल टू, हमने रो यहाँ रखा। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 यहाँ रखा। ठीक है, और 4a अपॉन एल। अब रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे क्या रखी है 4, तो आर इज इक्वल टू, हमने रो एल अपॉन ए की वैल्यू इसकी हमने क्या रख दी, वैल्यू 4 रख दी, और हमने नीचे भी क्या रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया। 4 से 4 हमारा कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 ओम आ गया। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में और एक चुटकी में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। कि अगर हमें यहाँ से ट्रिक पता चल जाती कि भाई इससे हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं 4 रो एल अपॉन ए की, और रो एल अपॉन ए की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन कोई मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और हमें एक चुटकी में इन क्वेश्चन को उड़ाया जा रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि कितना ईजी तरीके से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है रेसिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में क्या होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है,
और कैसे उस पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इससे रेसिस्टेंस इन सीरीज से। बात करते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब है। देखिए, इसे एंड टू एंड कनेक्शन ही बोला जाता है, एंड टू एंड कनेक्शन। अगर इस कनेक्शन की बात की जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो रेसिस्टेंस लगाए जाते हैं, यानी जो आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, ये लाइन वाइज लगाए जाते हैं, जैसे ये इस तरीके से, यानी एक लाइन में, इसे एक लाइन में से जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। सबसे अच्छी बात इनमें क्या रहती है कि इसमें हर रेसिस्टेंस में करंट सेम रहता है, मतलब जो करंट R1 में फ्लो हो रहा होगा वही R2 में होगा और वही R3 में होगा, जो हमारा करंट होगा। यानी जो हमारा करंट रहता है वो तीनों में सेम रहेगा। R1 में भी वही करंट जाएगा, R2 में भी वही करंट जाएगा और R3 में भी वही करंट जाएगा। लेकिन जो हमारी वोल्टेज है वो डिफर करेगी। वोल्टेज हमारी इसमें डिफर करेगी कि R1 में वोल्टेज उतनी जाएगी जितनी इसका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के हिसाब से इसमें वोल्टेज जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जो रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं उसमें करंट तो सेम होता है, उसमें हमें करंट तो सेम देखने को मिलता है, पर हमारा वोल्टेज डिफर करती है। वोल्टेज क्या करती है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट रहती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और सीरीज का क्या मतलब है कि ये ऐसे कनेक्ट है, 1 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा, यानी ये सीरीज में ऐसे कनेक्ट हैं। वहीं अगर बात की जाती है पैरेलल सर्किट की, अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें, तो पैरेलल सर्किट की बात करें तो इसमें रेसिस्टेंस एक दूसरे के ऐसे पैरेलल अरेंज होते हैं इस तरीके से, ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। ये वाला जो पॉइंट है इसे नोड बोला जाता है, नोड, इसे हम नोड बोलते हैं। और इसमें R1 R2 R3 एक दूसरे के पैरेलली जो है अरेंज यहाँ पे होते हुए हमें दिखते हैं। अगर यहाँ की बात की जाती है, इसमें करंट डिवाइड करता है, इसमें जो करंट है, क्योंकि करंट देखिए ये आ रहा करंट, करंट यहाँ से निकला, कुछ करंट आपका यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट आपका यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट आपका यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ पे करंट जो है डिफरेंट रहता है, करंट डिफरेंट। पर जो यहाँ पे वोल्टेज होती है वो सेम होती है। क्यों? वोल्टेज इसलिए सेम है क्योंकि ये कनेक्शन बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पे ये कनेक्शन बिल्कुल अलग हो गया और ये कनेक्शन बिल्कुल अलग हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज आपकी सेम होती है, वोल्टेज आपकी सेम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। अब हमें एक चीज जाननी है कि रेसिस्टेंस सीरीज में जब हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और जब वो पैरेलल में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, हमने अभी जाना कि अगर मैं सीरीज की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सीरीज की बात कर रहा था, तो हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ी थी कि यहाँ पे करंट क्या था, सेम था, और हमारी जो वोल्टेज थी वो डिफरेंट थी। वोल्टेज हमारी क्या कर रही थी, डिफर कर रही थी। ठीक है। सो करंट हमारा सेम है, और अगर हमें वोल्टेज बतानी है इस पूरे सर्किट की, यानी अगर हम बात करें इस पूरे सर्किट की हमें वोल्टेज बतानी है, तो हम लिखेंगे कि V जो है हमारा वो क्या है, V1 है प्लस V2 है और V3 है। मतलब यहाँ से आपकी V1 गई है, यहाँ से दैट इज इस वाले सर्किट से आपकी V1 गई है, V1 ये आपकी V2 गई है और यहाँ पे आपकी V3 गई है। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट उसे करेंगे, दैट इज ये आपका V1 हो गया, V जो होगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये सीरीज की बात चल रही है और सीरीज में हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा सेम होता है। ठीक है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, V होता है इक्वल टू IR। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V की जगह हम IR रख देंगे, यानी IR1 इज इक्वल टू IR2, सॉरी ये टोटल आ रहा है आपका, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। हमने I यहाँ पे कॉमन लिया और हमने लिखा RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमने यहाँ से भी क्या लिया था, I को कॉमन लिया था, हमारा I से I कट गया, तो RT हमारा क्या आ गया, ये टोटल रेसिस्टेंस हमारा आ गया R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये किसकी बात चल रही है, बात चल रही है आपकी सीरीज की, ये बात आपकी किसकी चल रही है, सीरीज की। देखिए, ये भी कई बार डेरिवेशन में आपका पूछा गया है कि आप ये हमें बताइए कि रेसिस्टेंस जो सीरीज में होगा आप उसे कैसे ड्राइव करोगे, और जब आपको ये बात पता है कि उसमें करंट सेम रहेगा तो आप उसे इस तरीके से ड्राइव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल में आपको कनेक्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, राइट। ये आपका पैरेलल कनेक्शन है, और पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है कि अगर पैरेलल कनेक्शन की बात की जाती है, पैरेलल की,
तो उसमें वोल्टेज आपका सेम है पर करंट वेरी करता है। ठीक है, तो मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू और प्लस आई थ्री, हमें टोटल करंट निकालना है और मुझे ये फॉर्मूला ही पता था वी इज इक्वल टू आई आर। सो हमें पता है हमें यहाँ पे आई निकालना है, तो वी क्या होगा, यानी आई हमारा क्या होगा, वी अपॉन आर। सो मैंने इसे यहाँ पे रखा, दैट इज वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। ठीक है, मैंने यहाँ से v को कॉमन लिया, वन अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू और प्लस वन अपॉन आर थ्री। और यहाँ हमने क्या रख दिया, यहाँ पे हमने v रख दिया, v से हमारा v कट गया और टोटल हमारा क्या गया, आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू और प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला निकल के आ गया। सीरीज का फॉर्मूला हमने अभी देखा, देखिए सीरीज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख भी लिया कि सीरीज का फॉर्मूला कैसे हमारा ड्राइव हुआ था, राइट, यहाँ पे। और हमने पैरेलल का फॉर्मूला भी देख लिया कि पैरेलल का फॉर्मूला हमारे हमने यहाँ से कैसे निकाला। हमें बस ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा और करंट हमेशा अलग रहेगा। अगर आपका माइंडसेट वहां पर ये रहेगा एग्जाम में, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो, आसानी से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो कि हमें ये बताएंगे कि हमारी तैयारी कैसे है, राइट। आपको पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पहले एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद भी एक बार कोशिश करो कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। एक बार आप खुद भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए सॉल्व तो हमें करना ही है, सॉल्व तो हम इसे अच्छा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्या आपसे सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैटर यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना है। देखिए अब हम जानते हैं इसमें दे क्या रखा, हमें निकालना क्या। देखिए अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ने बोला क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस हमें दे रखा है, दैट इज द 20 ओम। ठीक है, एक कंडक्टर है और जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। ठीक है, ये एक कनेक्ट किससे है, ये कनेक्ट है आपका दैट इज द 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, हमें पहला बात हमें बताना है टोटल रेसिस्टेंस क्या है सर्किट का। ठीक है, दूसरा बताना है करंट कितना पास हो रहा है सर्किट से। ठीक है, और तीसरा बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अक्रॉस द लैंप एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो आपको दिया क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे दे क्या क्या रखा है, गिवन क्या है, मुझे दे रखा है रेसिस्टेंस दे रखा है लैंप का, ऑफ लैंप। मैं यहाँ पे पेन थोड़ा थिन ले लेते हैं हम यहाँ पे, हमें चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, राइट। ऑफ लैंप कितना दे रखा है आपको, आपको दे रखा है दैट इज पर्टिकुलरली हम इसे आर वन से रिप्रेजेंट करेंगे 20 ओम। ठीक है, मैंने लिख दिया। हमें ये दे रखा है कि जो फोर, एक चीज़ और दे रखा है कंडक्टर का, कंडक्टर का दैट इज आर टू, हमें कितना दे रखा है 4 ओम। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या है हमारा, ये दैट इज दिस, ये हमारा क्या प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है बल्ब, राइट, ये हमारा बल्ब है, ये लैंप है, हम लैंप भी बोल सकते हैं। और ये क्या दे रखा है, ये हमारा एक, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें कंडक्टर दे रखा है। क्या ये बात बोली जा सकती है कि ये दोनों, यानी ये दोनों आर वन और आर टू है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये और ये अगर हमने इसे आर वन बोला है और इसे आर टू बोला है, क्या ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये बात बोली जा सकती है, बिल्कुल बोली जा सकती है, अच्छी तरीके से बोली जा सकती है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। बिल्कुल, तो हम 20 प्लस 4 को यहाँ प्लस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और को ये ही हमारा आंसर था किसका, ए का। ए का कि हमसे क्या पूछा था, टोटल रेसिस्टेंस पूछा था, जो कि हमारा क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द करंट थ्रू द सर्किट, हमें ये बताना है कि कितना करंट हमें सर्किट से देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये बात भी, कि अगर मैं बात करूं सर्किट से करंट की, तो करंट का मुझे एक फॉर्मूला मुझे आता है, V इज इक्वल टू आई आर। मुझे I बताना है तो V अपॉन आर हमारा फॉर्मूला होगा। V क्या दे रखा है, V हमारा 6 दे रखा है, V हमारा 6 है, ये रहा, ये रहा। और R मेरा निकल के अभी आया 24, तो मैं इसे काटूंगा तो 1/4 आएगा, और 1/4 लगभग हमारा 0.25 एम्पियर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज़ हमारी निकल गई। अब तीसरा चीज़ क्या पूछा है, तीसरा चीज़ पूछा है करंट थ्रू द सर्किट, ये हमारा हो चुका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। हमसे ये पूछा गया है कि ये बताओ हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में। ठीक है, हम इसे भी निकालते हैं। तो एक चीज मुझे यहाँ पे पता है कि मेरा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है,
हमें ये पता है कि हमारा करंट कितना था। इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में करंट कितना है। हमारा करंट है हमारा 20। यहाँ पे हमें करंट कितना देखने को मिला। करंट हमारा कितना है, करंट है हमारा दैट इज अ 0.25 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं अगर मैं बात करूं इसमें किसके रेसिस्टेंस की, यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लैंप की, तो इसमें कितना लैंप में रेसिस्टेंस था 20, तो हमारा टोटल आ गया क्या 5 वोल्ट। ये किसकी बात चल रही है, बात चल रही है लैंप की। और वहीं मैं बात करूं कि कंडक्टर में अक्रॉस कंडक्टर की बात करूं, तो करंट तो उसमें भी 0.25 था लेकिन उसका रेसिस्टेंस 4 था, तो इसमें निकल के आ गया 1V। ठीक है, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट इसका निकल के आएगा। ठीक है, और इन्होंने भी तो ये बात पूछी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में। तो हमारा यहाँ पे जो निकल के आया, लैंप में हमारा निकल के आया 5V, और हमारा जो यहाँ पे निकल के आया दैट इज द कंडक्टर में, वो हमारा निकल के आया दैट इज द 1V। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर समझनी थी और इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को करना था कि हमें एक एक पार्ट को यहाँ पे समझना था कि हमारा रेसिस्टेंस क्या था हमारा, फिर हमें ये जानना था कि हमारे को करंट यहाँ पे निकालना था। फिर उन्होंने ये पूछ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें, इलेक्ट्रिक लैंप का बताना है और कंडक्टर का बताना है। तो इलेक्ट्रिक लैंप का हमने रेसिस्टेंस ले लिया, उससे निकाल दिया, और फिर हमने कंडक्टर का रेसिस्टेंस ले लिया और फिर हमने उससे यहाँ पे उससे ड्राइव कर दिया, तो हमारे यहाँ पे आंसर हमें देखने को मिल गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज अब आपको बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आपसे आराम से हो सकते हैं, राइट। एक बार अपने आप से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस करना हो पाएगा, यानी आपके संभव तभी ऐसे क्वेश्चंस करना हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको फिर आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसे जरूर पोज करिए, एक बार अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी ये जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा आपसे मुमकिन है। ये क्वेश्चन आप तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए अब हम इसे स्टार्ट ही करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना भी। देखिए इसमें एक इन्होंने बात बोली है, इन्होंने बोला है ना सर्किट डायग्राम फिगर 12.10। ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पे फिगर 12.10 अगर हमारी हो, ठीक है, हम उस फिगर को यहाँ पे बना लेंगे। इन्होंने बोला है कि उसमें R1 R2 R3 की वैल्यू हमें दे रखी है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। हमें क्या बताना है, करंट बताना है, टोटल करंट बताना है और टोटल रेसिस्टेंस बताना है। ठीक है, पहले हम उस डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं जो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, राइट। एक हमारा ये डायग्राम है, सिंपल है डायग्राम हमारा, यहाँ हम उसे बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डायग्राम पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें ये चीज़ समझनी कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, राइट। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है और ये हमें यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। ओके, और यहाँ हमारा सेल कनेक्ट है। ओके, और यहाँ हमारा लगभग लगभग यहाँ पे हमारा एमीटर कनेक्ट है और ये डायग्राम है। ये हमारा R1 है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या यहाँ पे दे रखा, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बात पूछी है कि पहला करंट, यानी हमें बताना है आई, और हर रेसिस्टर से बताना है, यानी आपको R1 का करंट अलग निकालना है, R2 का करंट आपको अलग निकालना है और R3 का करंट आपको अलग निकालना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। V आपको पता है क्या होता है, आई आर होता है, और R क्या है, अपॉन V अपॉन आई है। ठीक है, फॉर्मूला रख दो सीधा। R1 क्या का करंट क्या होगा, V अपॉन आई। हमें क्या बताना है, टोटल करंट हमें यहाँ पे बताना है, और R1 क्या है, V अपॉन आई है। ठीक है, हमें I बताना है, तो I क्या होगा, I होगा आपका V अपॉन आर। ठीक है, तो R1 का I1 आएगा आपका, I1 आएगा दैट इज द V अपॉन R1। V टोटल V क्या दे रखा है, टोटल V हमारा दे रखा है 12। R1 हमें क्या दे रखी है, R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू है 5। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज द 2.4। आप इसे काटोगे तो 2.4 एम्पियर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, R2 की बात की जाती है, तो R2 में बात करें तो R2 क्या होगा, दैट इज R2 की कंडीशन की बात करूं तो R2 क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R2। V क्या है, V 20 है और R2 की वैल्यू है 10, राइट। तो जस्ट अ मिनट, V हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, V हमें यहाँ पे 12 दे रखा है, नॉट 20, इट्स अ 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1.2 आएगा, दैट इज 1.2, दैट इज हमारा 1.2 आ गया। और अगर बात की जाती है R3 के केस में, तो R3 क्या होगा, V अपॉन R3 इज इक्वल टू आई, और V हमारा टोटल क्या है, V है हमारा 12, R3 की वैल्यू क्या है, 30 है। जब हम इसे काट पीट करेंगे, यानी हम इसे 4 जा काट देंगे और हम इसे लगभग लगभग 15 जा काटेंगे, और इसे जब हम दोबारा काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4। तो अगर मैं दूसरे पेज पर लिखूँ तो मेरा I1 क्या निकल के आया, मेरा I1 निकल के आया दैट इज द 2.4 एम्पियर, और मेरा I2 यहाँ से क्या निकला है, I2 मेरा निकला 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर निकला है, और I3 जो मेरा निकला है वो निकला 0.4 एम्पियर।
और पहला आप पढ़ोगे, पहले में ही पूछा है ना करंट फ्लो, यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि जस्ट अ मिनट, इन्होंने यहाँ पे पूछा करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर, पहला हमारा क्वेश्चन हो चुका। अब इन्होंने पूछा टोटल करंट इन द सर्किट। आप इस सर्किट को देखिए, अगर मैं इस सर्किट को देखूं, क्या ये पैरेलल में है या सीरीज में है? ये आपका R1 R2 और R3 ये पैरेलल में है या सीरीज में? आप मुझे खुद बताइए। आप कहोगे सर ये तो पैरेलल में है, R1 R2 और R3 एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती थी, क्या होती थी? सेम होती थी। और करंट क्या होता था? डिफरेंट होता था, राइट। और हमने एक बात पढ़ी, तो हमारा करंट डिफरेंट है और ये पैरेलल में है, तो हमारा आई का फॉर्मूला क्या था? आपने अगर ध्यान दिया हो, आई था आपका I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो आपका I1 क्या है? 2.4, 1.2 और आपका 0.4। आंसर आपका क्या आएगा? 4 एम्पियर आपका आंसर आएगा। ये बी पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं सी वाले की। सी में क्या बोला है? द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। तीनों किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में आपको फॉर्मूला पता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू क्या है आपकी? 5 है। R2 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है 1/30, ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेशन निकालोगे तो आप इसे 5, 10 और 30 का एलसीएम लो। 5 1 जा, 2 जा और 6 जा, 2 1 जा, 1 जा और 3 जा और 3 जा, यानी आपका इसका 30 एलसीएम आएगा। और 5 6 जा, 6 प्लस 3 प्लस 1, यानी आपका इसका आंसर क्या आएगा? 10/30 इज इक्वल टू 1/R। जीरो से जीरो कटा और आर आपका क्या आ गया? 3 ओम आ गया। तो इसका लास्ट का आंसर क्या आएगा? दैट इज आपका 3 ओम इसका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसे ही आंसर निकालने पड़ेंगे, और ऐसे आंसर निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आप देखिए, बिलीव मी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। आप जान जाओगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे उसे छोटे समय में सॉल्व किया जाए। तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं अपना अलग एक नई चीज़ के बारे में, यानी हम जानेंगे अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक क्वेश्चन और है हमारा, लेकिन उससे पहले हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पूछे पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसमें हमें एक मेन लॉ पढ़ना होता है जिसका नाम होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर इस लॉ की बात की जाती है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग की बात की जाती है, इसमें हमें एक चीज समझनी होती है। इसमें एक बात बोली जाती है जो कि डिराइव्ड भी है। इसमें बोला जाता है कि जो एक, ये कहता है कि हीट जो कि प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर में, प्रोड्यूस जो होती है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर, साथ ही साथ में रेसिस्टेंस देखने को मिलता है और टाइम पीरियड देखने को मिलता है। टाइम पीरियड जो करंट को लगता है उसमें फ्लो होने में, ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें एच की, जो कि हमारी हीट है, अगर एच की बात की जाती है, एच आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के स्क्वायर के, रेसिस्टेंस के और आपके टाइम पीरियड के। अगर मैं यहाँ पे इसे हटा दूं एच को, तो ये आपका आएगा के आई का स्क्वायर आर टी। ऑल दो इसमें आपका के भी आगे जाके हट जाएगा, और एच यानी हीट जो होगी वो होगा आई का स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ पे? करंट है। आर क्या है यहाँ पे? रेसिस्टेंस है। और टी क्या है यहाँ पे? टाइम है। अब कई बार हुआ क्या है, कई बार इसका प्रूफ पूछ लिया गया। हर बार इसका प्रूफ आता है कि कई बार इसका प्रूफ पूछा गया कि प्रूफ बताओ कि आपने कैसे प्रूफ किया कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग कैसे प्रूव हुआ। देखिए सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप क्या करिए, सिंपल है, आपको ये पता है कि वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, ठीक है। आपने क्या करा? W इज इक्वल टू क्यू वी कर दिया, यानी W यानी वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। अब आपको बस एक काम करना है, आपको पता है आई क्या होता है? क्यू अपॉन टी, राइट। और आपको ये भी पता है वी क्या होता है? आई आर होता है, राइट। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने क्यू की जगह आई टी रख दिया, यानी क्यू इज इक्वल टू आई टी। और मैंने एक यहाँ पे काम क्या करा, मैंने यहाँ पे v की जगह यहाँ पे आई आर रख दिया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी मल्टीप्लाई बाय आई आर। तो आई और आई इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, और यहाँ पे आर
और आपका T इज इक्वल टू W। अगर आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, उसमें लिखा जाता है कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी वर्क और एनर्जी को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। और हीट भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। तो आप हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, आई का स्क्वायर आर टी। ये हमें यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला अपना देखने को मिल गया। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे हर बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा जरा हम आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की जरा हम कोशिश करते हैं। हमें क्या जानना, हमें जानना प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। हम इन क्वेश्चंस को अभी लगाएंगे, जस्ट हमें अभी कुछ चीज़ें समझनी है और फिर हम अपने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर करके भी देखेंगे। देखिए, हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है पर्टिकुलरली कि हमें प्रैक्टिकल इफेक्ट समझना है हीटिंग इफेक्ट का। प्रैक्टिकल इफेक्ट, प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखो, पहली बात, सबसे पहली बात हम जो यहाँ बात करेंगे वो बात करेंगे टंगस्टन की। अब ये टंगस्टन है कि क्या है टंगस्टन, देखिए बात की जाती है, अगर आपको एक मटेरियल देखने को मिलता है, ये जो मोस्टली हमें फिलामेंट देखने को मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टंगस्टन। इट इज टंगस्टन। इससे ये क्या होता है, ये बल्ब के फिलामेंट बनाने में काम आता है। बल्ब के फिलामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर इसकी बात की जाती है, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है कि इसे खूब हीट किया जाए तब भी ये पिघलेगा नहीं। लगभग लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है वो टंगस्टन को हीट करने के लिए की जाती है, और उसी वजह से लाइट को रेडिएट करता है। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट इफेक्ट है कि हमें यहाँ पर हमने जाना कि अगर मैं इसकी बात करूं तो टंगस्टन एक होता है, बल्ब के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी से दी जाती है वो हीट में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है। सेकंड, अब हम बात करते हैं सेकंड इफेक्ट की। सेकंड इफेक्ट की बात की जाती है, सेकंड इफेक्ट इसका इस्तेमाल होता है, दैट इज फ्यूज बनाने में, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में। इलेक्ट्रिक फ्यूज, देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, वेरी लो। होता क्या है, जब एक वायर को आप दूसरी वायर से जोड़ते हो तो बीच में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है इस तरीके से, ऐसे। होता क्या है, या तो ये आपका टिन और लेड का बना होता है, टिन और लेड एलॉय का ये बना होता है। होगा यहाँ पे क्या, जैसी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सपोज करो इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहाँ से फ्यूज क्या होगा, एकदम से टूट जाएगा इस तरीके से। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि ये एक हमारे एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को बचा लेता है, कि अगर करंट तेज हो गया तो उसका हीटिंग इफेक्ट तेज होगा और वो यहाँ से क्या होगा, एकदम से ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से करंट आगे नहीं जा पाएगा और हमारा जो अप्लायंस है वो बच जाता है। ये हमने यहाँ पे चीज पढ़ी, और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरा यूज जो होता है वो होता है आपके हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जैसे हमारे घर में गीजर देखने को मिलता है, राइट, गीजर। या हमें हमारे घर में कैटल होती है, इलेक्ट्रिक कैटल जो होती है। या हमारे घर में ड्रायर होते हैं, जो हेयर ड्रायर होते हैं। वो सब इसी इफेक्ट पे काम करते हैं। इनके अंदर एक मटेरियल डाला जाता है जिसे हम बोलते हैं एलॉय नाइक्रोम। नाइक्रोम बना होता है आपका निकल का और क्रोमियम का, दैट इज आपका क्रोमियम। और होता क्या है, ये नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। जब इसे लगातार इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, वो उतना ही ज़्यादा हीट होना स्टार्ट करेगा, और इस वजह से इस हीट का इस्तेमाल हम गीज़र में, कैटल में और ड्रायर में कर लेते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं, पहला, टंगस्टन हमारे को बल्ब में देखने को मिलता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है और मोस्ट ऑफ द एनर्जी इसे हीट करने में दी जाती है, जिस वजह से बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है और जिस वजह से सर्किट क्या होता है, बीच में टूट जाता है। तीसरा, हमें गीज़र में, कैटल में चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ से होता क्या है, हम हीट हमारी जो प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, नाइक्रोम का ये मोस्टली बने होते हैं और रेसिस्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है, तो हीट ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ आपको टिप्स पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की।
जो कि आपका इस पूरे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाती है तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है, पावर की अगर बात की जैसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, का मतलब होता है कितना वर्क डन हम कर पा रहे हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी अमाउंट ऑफ वर्क या अमाउंट ऑफ वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन per unit time that is the amount of, just a minute, yeah, amount of work or energy is used per unit time that is the per unit टाइम, हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज हम उसे पावर बोलते हैं। पी की अगर बात की जाती है, पी हमारा क्या होता है, ई अपॉन टी, या हम इसे डब्ल्यू अपॉन टी भी बोल देते हैं, यानी या तो एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, हम अगर इस थोड़ा आगे चलें तो हमें एक बात और पता है कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, और हमें ये एक बात और पता है यहाँ पे कि V जो है हमारा वो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो डब्ल्यू क्या होगा, वी क्यू होगा, और इस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, हम उसे यहाँ पर रख देंगे। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। और वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है, वी अपॉन क्यू अपॉन टी। ठीक है, हमें ये बात भी यहाँ से पता चली। और एक बात और आपको पता है कि आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी, राइट। तो टी क्या होगा, दैट इज क्यू अपॉन टी, दैट इज क्यू अपॉन आई, सॉरी क्यू अपॉन आई हमारा यहाँ पे होगा। तो टी की वैल्यू क्यू अपॉन आई हम यहाँ रखेंगे। सो वी क्यू, क्यू अपॉन आई, यानी इस तरीके से क्यू से हमारा क्यू कट गया और पी आ गया हमारा वी आई। देखिए, इस तरीके की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, आपको ये डेरिवेशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के वो कैसे ना कैसे आपसे पूछेगा। कई तरीके के फॉर्मूले आप इसे यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे पी इक्वल टू वी वाई आ गया, वी आई आ गया आपका, राइट। आपको एक बात और पता है, वी क्या होता है, आई आर होता है। आप इसमें लगा दो सीधा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो पी क्या हो गया, आई का स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल और कर सकते हो। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं आई को क्या रख सकता हूँ, वी अपॉन आर रख सकता हूँ। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आप रखोगे तो v इंटू वी अपॉन आर, या v का स्क्वायर आर पर आर अपो आपका यहाँ पे हो गया। तो आपका यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया। तो फॉर्मूले तो आपके कई सारे निकाले जा सकते हैं, आपको फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम है, और आपको ये पता है कि वर्क डन क्या होता है, वी क्यू होता है, और हमने ये फॉर्मूला यहाँ से निकाल दिया। एनसीईआरटी में फॉर्मूला आपका दिया गया है, ये वाला भी फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में है, और ये वाला फॉर्मूला भी आपका एनसीईआरटी में है। हमने बस यहाँ पे ये जाना है कि इसे ड्राइव कैसे किया जा सकता है, राइट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले एक चीज़ हमें समझनी है, हमें ये समझनी कमर्शियल यूनिट क्या होती है। अगर कमर्शियल यूनिट की बात की जाती है एनर्जी की, ऑफ एनर्जी, सो कमर्शियल यूनिट, उससे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट और जान लेते हैं। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की वाट होती है, बट मोस्टली किलोवाट इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1000 वाट इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली हायर अप्लाइंसेज में, राइट। ये चीज़ हमें यहाँ पर जाननी है। और एक चीज़ आप और याद रखना कि 1 वाट यानी P इज इक्वल टू क्या है, वी आई है। P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाट में, V क्या है, 1 वोल्ट और इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, ये बात हमें पता है, ये चीज़ आप याद रखना। और एक बात आपको और याद रखनी, 1 किलोवाट में लगभग लगभग 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट पर आवर में लगभग लगभग हमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पावर हमें देखने को मिलती है। बोल तो बस आपको इसे याद करना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा इसकी डेरिवेशन क्या है। बस कभी आपके क्वेश्चन में अगर अगर आपका क्वेश्चन ऐसा कोई देखने को मिल जाता है तो आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कमर्शियल यूनिट इसी किलो वाट आर ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आप किलो वाट आर को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 किलो वाट आर जो होता है आपका, किलो किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, मल्टीप्लाई बाय और है, और एक और में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप इसे निकाल सकते हो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। और इसी को आप आगे निकाल सकते हो, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बस ये है बस, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 किलो वाट क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अब बस हमें एक चीज़ और यहाँ पे जाननी है कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की। देखिए, अगर बात की जाती है एनर्जी की तो ऐसा यूनिट इसकी जूल देखने को मिलती है। और कमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी, कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आर, किलोवाट आर।
किलो का मतलब क्या है 1000 वाट मल्टीप्लाई, और एक और में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। आपने अगर सारे यहाँ पे 10 की पावर 6 आपने ले ली यहाँ पे किलो वाट, यानी हमारा ये आया वाट सेकंड, और वाट सेकंड आपका होता है जूल इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल गया। ठीक है, अब जरा कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी 400 वाट हमें दे रखा है। ठीक है, और ऑपरेट करता है 8 घंटे, 8 और पर डे में। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। देखिए इस क्वेश्चन की बात की जाती है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दैट इज हमें 400 वाट हमें दे रखा है पहली बात। फिर हमें दे रखा है 8 घंटे चलता है प्रति दिन में, और कितने दिन चलता है, 30 दिन चलता है, 30 डे चलता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये निकालो कि इसमें हमें एक चीज निकालो कि टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी लगेगी। टोटल एनर्जी निकालो कि टोटल एनर्जी आपको कितनी चाहिए। हमें पता है कि पी का फॉर्मूला क्या था, वी इंटू आई था, राइट। पी हमें क्या देखने को मिला था, पी हमें देखने को मिला था वी इंटू आई। हमने पीछे ही फॉर्मूला पढ़ा है, पी इज इक्वल टू वी आई, राइट। हमें एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला पहले भी था हमारे, हमने एक वी का फॉर्मूला पहले भी यहाँ पे पढ़ा था। और वी का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक वी का फॉर्मूला भी जाना था, और वी का पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी था, राइट। डब्ल्यू अपॉन टी था। तो आप सबसे पहले एनर्जी निकालो, यानी डब्ल्यू या ई निकालो। ई इज इक्वल टू होगा पी इंटू टी। पावर कितनी दे रखी है, 400 वाट। कितने देर देर के लिए चलाते हो, 8 घंटे के लिए। और कितने दिन तक चलाते हो, 30 दिन तक। तो आप यहाँ से सीधा अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका लगभग लगभग 24 इंटू 3 96 बैठेगा आपका। इसका आंसर क्या आएगा, 96। यानी आपकी टोटल एनर्जी क्या आ गई, 96,000 वाट आ गई। यानी आप इतनी देर इसे चलाते हो, क्योंकि 8 घंटे आप चला रहे हो 30 दिन के लिए, राइट। तो आप अगर इसे किलोवाट में बदलोगे तो आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 से डिवाइड करोगे 0 0 0 0 और 0 0, ये आ गया आपका 96 किलोवाट आवर। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट, हमसे कॉस्ट पूछी गई है एनर्जी की, कि आपके अगर 96 किलोवाट आपका चल रहा है, और 1 किलोवाट की कितनी है, 3 रुपये, 3 रुपये पर किलोवाट है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका 28 आपका आंसर देखने को आपको मिलेगा। सिंपल था। आपको फॉर्मूला पता है कि पी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है। सबसे पहले आप ये निकाल लो कि आपकी एनर्जी कितनी लगती है, आपकी कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। टोटल एनर्जी आपकी आई 96 किलोवाट, और 1 किलोवाट का प्राइस क्या है, 3 रुपीज़। तो 96 का कितना होगा, 288 रुपीज़। यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। हमने इस वीडियो में अपना एक कॉन्सेप्ट को जाना है। अब अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके कम से कम 20 से 30 न्यूमेरिकल ऑल सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें हमारा एक हाथ यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। 3 से 4 बार वीडियो को अच्छी तरीके से जरूर देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जरूर बताइएगा अपने कमेंट से कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। अगर कुछ सुधार की जरूरत है इसमें सुधार किया जाएगा, और आपको अगली वीडियो में इसके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप मास्टर हो जाओगे इस पूरे चैप्टर में। इलेक्ट्रिसिटी का कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पढ़ते रहिए। थैंक यू।